मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना आप लोगों को? यस तो मुझे तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड। एसएचएम में किसी को कोई डाउट है? एसएचएम का मैंने सुपरपोजिशन वाला सेक्शन होमवर्क किया था, किसी को कोई डाउट है? सर, पार्ट 2 में F1 बता दीजिए ना। एक बार कोई बोलो तो, मुझे आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की। हेलो, अरे क्या प्रॉब्लम हो गया? यार आज माइक में मत बोल, आज कुछ बोलना मत, क्योंकि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक बार वापस ट्राई करो ना, कोई कुछ बोलो। हेलो। मेरे को पता नहीं, मेरे को सेटिंग का प्रॉब्लम हो गया है। तुम लोग चैट में लिख देना, किसी को कोई भी डाउट होगा तो चैट में लिख देना। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा
standard equation of traveling wave. स्टैंडर्ड इक्वेशन जो एसएचएम में जैसे था, बाहर पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ साइन आना चाहिए और टाइम के साथ भी पॉजिटिव आना चाहिए। अब ये जो वेव का इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट बताता है या डिस्टरबेंस बताता है। किसका डिस्टरबेंस बताता है? एक ऐसा पार्टिकल जो कि x इज इक्वल टू एक्स पे है, कोई भी एक जनरल पार्टिकल जो x इज इक्वल टू एक्स पे है, उसका t इज इक्वल टू टी टाइम का डिस्टरबेंस बताता है। याद रखना, वो पार्टिकल बेसिकली एसएचएम करता है और उसका t इज इक्वल टू टी, एक्स इक्वल टू एक्स वाले पार्टिकल का t इज इक्वल टू टी का डिस्प्लेसमेंट बताता है। अब यहाँ पे x तो वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है, तो t के अलग अलग वैल्यूज डालेंगे तो इस पार्टिकल का हर टाइम का डिस्टरबेंस आ जाएगा। सिमिलरली x के भी अलग अलग वैल्यूज डालेंगे तो हर पार्टिकल का हर टाइम का डिस्टरबेंस आ जाएगा। वो पार्टिकल एसएचएम करता है ऊपर नीचे। ऐसे नहीं होगा, कैसे क्या करूँगा? एक सेकेंड। आपको एक बार बोलो तो। हाँ सर, हेलो, हाँ अब ये आवाज आ रही है सर? आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज clear है। clear। ठीक है, चल, थैंक यू। सर एक डाउट लिखा था मैंने चैट पे। डाउट एसएचएम का बोल रहे हो क्या? हाँ सर। एक second। मैं पहले तुम्हारा doubt- लास्ट में बता दीजिए अगर अभी पढ़ा रहे हो तो। नहीं बताई देता हूँ। पार्ट 2 F1। ये हमने किया था ना शायद से, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एसएचएम को हम लोगों ने सुपर इम्पोज किया था। उसमें बोला कि दो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एसएचएम, सेम फ्रीक्वेंसी से एम्पलीट्यूड भी सेम है और फेज भी सेम है। ठीक है, तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 और y इज इक्वल टू, उसका भी एम्पलीट्यूड सेम है और फेज भी सेम है। अब रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा ये पूछा है, तो ये हमने किया था दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एसएचएम और उनके बीच का फेज डिफरेंस अगर 0 होता है तो फिर रिजल्टेंट मोशन एसएचएम होता है।
ऐसा होगा। ये वही पार्ट है, बात ऐसा होगा। हमने एक बार ड्रॉ किया था ना, ऐसा होगा बात। सर F4 में तो सर्कल दिया है। थ्योरी में अच्छा, उसमें वो अलग क्वेश्चन होगा ना। फेज डिफरेंस है। उसमें उसमें फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का है, तो सर्कल होगा। हाँ। दोनों हमने कर रखा है। अच्छा, हाँ ठीक है सर। हाँ, ये वेव का इक्वेशन है। ये हर पार्टिकल का हर टाइम का डिस्प्लेसमेंट बताता है, और कोई भी एक पार्टिकल ले लो वो ऐसे चल करता है। अब पार्टिकल का जो y है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? y उसका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वेलोसिटी दे देगा उसका तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। और इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा पार्टिकल का। अब y को अगर हम लोग x एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप आएगा, वेव का स्लोप आएगा, क्योंकि ये जो वेव है इसका dy बाई डी एक्स स्लोप देगा। और इसको वापस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बताएगा। हो गया? अब ये जो वेलोसिटी आया है पार्टिकल का और ये जो स्लोप आया है, इस दोनों को डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। तो velocity of particle divided by slope is equal to this divided by this। अब इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो cos तो कैंसिल हो जाएगा, a भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस ओमेगा बाई के। और ओमेगा बाई के वेव का वेलोसिटी होता है, उसको हम लिख सकते हैं माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव, जिसको सिर्फ v भी लिखते हैं या फिर vw भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालेंगे, वो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस स्लोप इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव। ये वाला याद रखना।
अब ये वाला टर्म और ये वाला डबल डिफरेंशियल वाला टर्म को भी डिवाइड करके देखते हैं। तो आएगा del 2y बाई del t स्क्वायर अपॉन del 2y बाई del x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो साइन वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, ए वाला टर्म भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर जो कि वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमारा आ रहा है del 2y बाई del t स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर del 2y बाई del x स्क्वायर। इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। कोई भी इक्वेशन ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो वेव का इक्वेशन। सर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव है तो ये सब टाइप ऑफ वेव के लिए एप्लीकेबल है ना, मतलब साउंड वेव के लिए भी चलेगा ना? हाँ हो गया, कॉपी हो गया। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पहले ग्राफ करते हैं। y is equal to a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। अब ये इस पूरे इक्वेशन में ना तीन वेरिएबल है, y, x और t। जहाँ पे x और t तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y, x, ये दोनों पे डिपेंड कर। अब अगर मैं y-x ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ तो उससे y और x के y को एज अ फंक्शन ऑफ x प्लॉट कर रहा हूँ, तो y-x ग्राफ में जब ड्रॉ कर रहा हूँ ना तो मतलब मेरा t जो है वो कुछ कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है, मैंने जीरो ले लिया। तो t इज इक्वल टू जीरो पे मैं y-x ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। t इज इक्वल टू जीरो पे y-x ग्राफ क्या बता रहा है? जैसे ये स्ट्रिंग है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और इसमें वेव जा रहा है। तो t इज इक्वल टू जीरो पे y-x ग्राफ क्या बता रहे हैं? t इज इक्वल टू जीरो पे y-x ग्राफ हर x का y बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। मतलब
टी जीरो पे वाई एक्स ग्राफ क्या बता देगा, हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, बट सिर्फ टी जीरो का बता देगा। तो टी इक्वल टू जीरो का वाई एक्स ग्राफ कैसा होगा, यहां से ऊपर से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होगा। ये इक्वेशन है, टी इक्वल टू जीरो का वाई एक्स ग्राफ कैसा होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा कि नीचे से स्टार्ट होगा। नीचे से। टी जीरो है तो यहाँ पे टी को टी जीरो तो यहाँ पे टी को जीरो डाल दो, ये जीरो हो गया, माइनस को बाहर निकाल दो तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन के एक्स। अब माइनस साइन थीटा तो उसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। उसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसे नीचे से होगा क्योंकि माइनस साइन थीटा। और ये ग्राफ क्या बता रहे हैं, टी जीरो पे हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, बट सिर्फ टी जीरो का बता रहे हैं। अब हम लोग वाई टी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इन वाला सब टाइम का। सब टाइप का। अब एक्स जीरो है तो यहाँ पे एक्स को जीरो डाल दो, वाई कितना आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी, और ये प्लस साइन थीटा आ रहा है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, ऊपर से। ये दोनों अलग अलग ग्राफ है, वाई एक्स ग्राफ अलग चीज बताता है, वाई टी ग्राफ अलग अलग चीज बताता है। ये चीज याद रखना, वाई एक्स क्या बताता है, एक पर्टिकुलर टाइम में हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। वाई टी ग्राफ क्या बताता है, एक ही पार्टिकल का हर टाइम का डिस्प्लेसमेंट। किसी को कोई डाउट? अब ना जैसे ये स्ट्रिंग है, इसमें वेव जा रहा है, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं इस वेव को देखूंगा ना, कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में इस पूरे वेव को मैं देखूंगा, तो वो भी एक तरह का ग्राफ है। वो वाई एक्स ग्राफ है कि वाई टी ग्राफ है? वाई एक्स ग्राफ है। तो वो वाई एक्स ग्राफ है, याद रखना। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में मैं देख रहा हूँ तो टाइम तो फिक्स्ड हो गया, और मुझे क्या दिख रहा है, हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। वही तो वाई एक्स ग्राफ होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो वेव को जब भी देखते हैं ना तो वो वाई एक्स ग्राफ ऐसा होता है। और सिर्फ एक ही पार्टिकल को देखोगे तो वो ऊपर नीचे करते रहेगा, तो फिर वो जो ग्राफ बनेगा वो वाई टी ग्राफ होगा। कंटिन्यूसली एक ही अगर वीडियो बनाओगे तो वो वाई टी ग्राफ होगा। हो गया? हाँ। अब ना वेव में कौन
आगे जाता है, आगे की तरफ पहुंच जाता है। एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टर्बेंस सर। डिस्टरबेंस का मतलब मतलब ये कौन सा डिस्टरबेंस कह रहे हैं? वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वाई पार्टिकल। डायरेक्शन में डिस्टरबेंस हो रहा है ना, हाँ, वो वेव में कौन आगे जाता है? एनर्जी आगे जाता है या फिर डिस्टरबेंस आगे जाता है, जिसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, ये वाई वाई को वाई भी बोल सकते हैं। ये आगे जा रहा है और कितने वेलोसिटी से आगे जा रहा है? वेलोसिटी से। तो ना इस पार्टिकल के पास फिलहाल ये डिस्टरबेंस है, ये डिस्टरबेंस नेक्स्ट इंस्टेंट में से पार्टिकल के पास होगा। इस पार्टिकल के पास इस इंस्टेंट पे ये डिस्टरबेंस है, यही डिस्टरबेंस इसके नेक्स्ट इंस्टेंट पे कौन से पार्टिकल के पास होगा? डिस्टरबेंस आगे जा रहा है, 2 पाई प्लस एक्स वाले पार्टिकल। नहीं इसके जस्ट नेक्स्ट इंस्टेंट पे, इससे एकदम डीटी टाइम के बाद। ऐसे को मैथमेटिकली नहीं बताना, बस किसके पास हो। इसके राइट वाले पार्टिकल के पास, क्योंकि ये तो डिस्टरबेंस आगे जा रहा है, तो अभी ये डिस्टरबेंस यहाँ पे है, तो इसके जस्ट डीटी टाइम के बाद ये डिस्टरबेंस कहाँ पे पहुंच जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ये डिस्टरबेंस पार्टिकल का हो जाएगा, क्योंकि डिस्टरबेंस आगे जा रहा है। और इस पार्टिकल के पास इसके नेक्स्ट इंस्टेंट पे कौन सा डिस्टरबेंस आ जाएगा? जो इसके पहले वाले पार्टिकल के पास था। इसके पहले पहले वाले पार्टिकल का जो भी डिस्टरबेंस था वो इस पार्टिकल के पास आ जाएगा, इस पार्टिकल का डिस्टरबेंस उधर चला जाएगा, उसका उधर चला जाएगा, ये डिस्टरबेंस आगे रहता है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। अभी इस पार्टिकल का डिस्टरबेंस इतना है और ये डिस्टरबेंस आगे जा रहा है, तो इसके जस्ट डीटी टाइम ये डिस्टरबेंस किसके पास पहुंच जाएगा? नेक्स्ट इस पार्टिकल के पास। और इस पार्टिकल के पास कौन सा डिस्टरबेंस आ जाएगा? जो इसके पहले वाले पार्टिकल के पास था वो इसके पास आ जाएगा, मतलब ये वाला डिस्टरबेंस इसके पास आ जाएगा। तो इस इंस्टेंट पे ये वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जा रहा है। वो गलत आंसर। अभी देखो मैंने बताया ना, इस पार्टिकल के पास फिलहाल ये डिस्टरबेंस है, इसके जस्ट डीटी टाइम बाद इसके इसके पास कौन सा डिस्टर्बेंस आ जाएगा? ये वाला डिस्टरबेंस आ जाएगा, ये वाला डिस्टरबेंस इसका हो जाएगा। अब ये देखो ना, ये इसके पास आते ही ये पहले इतना डिस्टर्ब था, अब ये इतना डिस्टर्ब होगा, तो ये हो गया कि नीचे गया? ये नीचे गया सर। समझ आया? फिर से बता रहा हूँ, इस पार्टिकल के पास फिलहाल तो इतना डिस्टरबेंस है, इसके थोड़े टाइम बाद इसके पास इतना डिस्टरबेंस होगा, तो पीछे वाला डिस्टरबेंस के पास आ जाएगा। तो ये देखो ये नीचे जा रहा है, तो ये ना इस इंस्टेंट पे नीचे जा रहा है। ये वाला, ये किधर जा रहा है? नीचे क्या ऊपर?
सर वो नहीं समझा। देखो अब मैं इस पार्टिकल का समझाता हूँ, सिंपल सा चीज है तुम लोग को। ये पार्टिकल का फिलहाल डिस्प्लेसमेंट इतना है, यही डिस्प्लेसमेंट आगे जाते रहता है। इसके जस्ट पहले वाले पार्टिकल के पास डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो अभी तो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, बट इसके जस्ट dt टाइम बाद इसके पास कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, जो इसके पीछे वाले पार्टिकल का वो आगे ट्रेवल होके आ जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा। तो फिर देखो ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि इस पीछे वाला डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, ये ऊपर चला जाएगा। सर dt टाइप के बाद तो आगे वाले का डिस्प्लेसमेंट लेगा ना। आगे वाले का कैसे डिस्प्लेसमेंट लेगा, वो वेव तो आगे ये जो वेव आगे जा रहा है इसका मतलब भी ये है कि ये एनर्जी आगे जा रहा है, ये डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है, तो ये राइट जा रहा है ना डिस्टर्बेंस। सर आप मैंने तो जो समझाया सोर्स है नहीं। उसने तो डिस्टर्बेंस सिर्फ यहाँ किया था, सोर्स ने तो सिर्फ इस पॉइंट को ऊपर नीचे कराया, ये सब पॉइंट ऊपर नीचे क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि यही तो डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है, तो वो तो राइट जा रहा है ना, लेफ्ट कहाँ से जाने लगी। ये पार्टिकल कहाँ जाएगा, ऊपर के नीचे। ऊपर जाएगा। ये पार्टिकल जाएगा क्यों, क्योंकि इसका फिलहाल डिस्प्लेसमेंट इतना है और नेक्स्ट इंस्टेंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। ये पार्टिकल नीचे जाएगा सर। बहुत सिंपल है, किस तरफ जा रहे हैं देखने के लिए, उसके पहले वाला पार्टिकल देखो, उसके पहले वाला पार्टिकल उससे नीचे है ना, तो वो नीचे जाएगा। उसके जस्ट पहले वाला पार्टिकल उससे ऊपर है तो वो ऊपर जाएगा। जैसे अगर मैं इस पार्टिकल का देखूंगा, इससे जस्ट पहले वाला पार्टिकल इसके देखो यहाँ पे नीचे है, तो ये पार्टिकल नीचे जाएगा। इस पार्टिकल का देखूंगा तो इससे जस्ट पहले वाला पार्टिकल के ऊपर है, तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा। इस पार्टिकल का देखूंगा तो इसके जस्ट पहले वाला पार्टिकल इसके ऊपर है, तो ये भी ऊपर जाएगा। इस पार्टिकल का देखूंगा तो इस जस्ट पहले वाला पार्टिकल इसके नीचे है, तो ये नीचे जाएगा। इसके जस्ट पहले वाला इसके ऊपर है, तो इसके जस्ट पहले वाला पार्टिकल देखो कहाँ पे है, अगर उसके नीचे है तो वो नीचे जाएगा, उसके ऊपर है तो उसके ऊपर जाएगा। सिंपल सा। किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। यहाँ पे भी वही सेम चीज, वाई एक्स ग्राफ और वेव को देखोगे तो एक ही चीज होता है, जस्ट पहले वाला पार्टिकल कहाँ पे है, वो उधर जाएगा। अब इस ग्राफ से देखते हैं, अब ये वेव नहीं है, ये ग्राफ है, ये भी नहीं है, ये ग्राफ है, ये वेव है। वेव और ग्राफ में डिफरेंस होता है, ये ग्राफ है, ये वेव नहीं है। ये ग्राफ क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, किसका, सिर्फ इस पार्टिकल का, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, कौन से टाइम पे, हर टाइम का बता रहा है। तो इस पर्टिकुलर टाइम में ये ग्राफ बता रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम में इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना है। अब इसके थोड़े टाइम बाद इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये ग्राफ ही बता रहा है कि इसके थोड़े टाइम बाद इसी पार्टिकल
डिस्प्लेसमेंट इतना है। यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ऊपर जा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ये ग्राफ बता रहा है कि इस पार्टिकल का इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट इतना है, और इसके थोड़े टाइम बाद, तो मतलब ये टाइम है, ये कोई पार्टिकल नेक्स्ट पार्टिकल नहीं है, एक्स एक्सिस में टाइम है, तो इसके थोड़े टाइम बाद इसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो ये पार्टिकल नीचे जा रहा है। सिमिलरली ये पार्टिकल भी नीचे जाएगा और ये पार्टिकल ऊपर जाएगा। याद रखने के लिए रखना, वेव, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, ये वेव है और ये दोनों ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ भी अलग अलग है, एक वाई एक्स ग्राफ है और एक वाई टी ग्राफ है, टोटली डिफरेंट चीज है सब कुछ। वेव में पार्टिकल का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होता है, उसके पीछे वाला पार्टिकल उसके जहां होगा, उसके पीछे वाला पार्टिकल उसके अगर नीचे है तो उसका वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा, उसके पीछे वाला पार्टिकल अगर उसके ऊपर है तो उसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा। सेम चीज वाई एक्स ग्राफ में होता है, पीछे वाला पार्टिकल को देखो, वाई टी ग्राफ में आगे वाला पॉइंट देखो, पीछे वाला को मत देखना, आगे वाला को देखना। देखो इसके आगे वाला इसके ऊपर है, ये ऊपर जा रहा है, इसके आगे वाला इसके नीचे है तो ये नीचे जा रहा है, इसके आगे वाला इसके नीचे है तो नीचे जा रहा है। वेव एक्स ग्राफ में पीछे वाले को देखना, वाई टी ग्राफ में आगे वाले को देखना। सर वाई एक्स ग्राफ में आप एक बार वो पार्ट फिर से समझाइए ना, जिसमें आपने बताया था कि dt टाइम पे कौन सा पार्टिकल कहाँ जाएगा। वाई ग्राफ में इस पार्टिकल का फिलहाल डिस्प्लेसमेंट इतना है और इसके जस्ट पहले वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना है। अब ये तो इस इंस्टेंट का बात कर रहा है कि नेक्स्ट इंस्टेंट पे यही डिस्प्लेसमेंट इसके नेक्स्ट पार्टिकल के पास पहुंच जाएगा और इसके पीछे जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसके पास पहुंच जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट इसके पास पहुंच जाएगा, तो ये अभी इधर है, बाद में ये नीचे पहुंच जाएगा तो इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा। हाँ सर समझे। इसका हमें वेव दिखाना है t इज इक्वल टू 0 पे। तुम लोग ट्राई करो ना, इसका t 0 पे वेव का शेप कैसा होगा वो दिखाना है। दोनों का हो गया सर। टी को 0 डाल दो, क्या टी को 0 डालेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे भी टी को 0 डाल दो। अब ये माइनस साइन थीटा आ रहा है तो नीचे से स्टार्ट होगा,
तो ये प्लस साइन थीटा है, तो ये ऊपर से स्टार्ट होगा। हो गया? हाँ सर। अब ये ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है। कोई भी एक पार्टिकल को देखते हैं, कोई भी एक पार्टिकल को देखते हैं जो x इक्वल टू एक्स पे। अब मैं अगर सिर्फ इसी पार्टिकल को देख रहा हूँ तो राइट साइड में वेरिएबल कौन है? मैं सिर्फ इसी पार्टिकल को देख रहा हूँ तो राइट साइड में वेरिएबल कौन है? टी वेरिएबल है सर। सिर्फ टी वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा एक्स फिक्स्ड हो गया। मैं सिर्फ इसी पार्टिकल को देख रहा था, एक्स तो फिक्स्ड हो गया, तो वेरिएबल टी है। तो फिर ये वेव का इक्वेशन है कि एसएचएम का इक्वेशन है? एसएचएम का इक्वेशन है। एसएचएम का इक्वेशन है। और इस पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन है। ये पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसका इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को देख के समझ में आ रहा है कि इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये जो एसएचएम कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड कितना। ए के बराबर होगा। सिमिलरली कोई दूसरा पार्टिकल देखो, अब दूसरा पार्टिकल देखोगे तो वो भी एसएचएम करेगा, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? वो भी ए के बराबर ही होगा। हाँ, तो ट्रैवलिंग वेव में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या रहता है? सेम रहता है। और कितना रहता है? ये याद रखना। ट्रैवलिंग वेव में सारे पार्टिकल एसएचएम करते हैं और उनका एम्पलीट्यूड ए होता है। और फेज, फेज कौन सा टर्म को कहेंगे? साइन के अंदर वाले पूरे टर्म को। साइन के पूरे वाले टर्म को, जो कि है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। इसको हम क्या कहेंगे? फेज। और ये जो फेज है ये कौन से पार्टिकल का फेज है? टी इज इक्वल टू टी और एक्स इज इक्वल टू एक्स पे जो पार्टिकल है उसका फेज है। ये जो फेज है x इक्वल टू एक्स वाले पार्टिकल का फेज है। और कौन से टाइम का फेज है? t इक्वल टू टी का, टी टाइम का फेज है। अब x के अलग अलग वैल्यूज डालोगे तो इस फेज का अलग अलग वैल्यू आएगा। टाइम के भी अलग अलग वैल्यू डालोगे तो भी इस फेज का अलग अलग वैल्यू आएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम में अलग अलग पार्टिकल का फेज डिफरेंट होता है और एक ही पार्टिकल का अलग अलग टाइम में भी फेज चेंज होते रहता है। अब इनिशियल फेज कौन सा टर्म को कहेंगे? फाइव वाले टर्म को। कौन से टर्म को इनिशियल फेज कहेंगे?
फाई वाले टर्म को नहीं कहेंगे। इनिशियल फेज बेसिकली फेज ही होता है, वो t0 का फेज होता है। तो ये फेज है, हमें इनिशियल फेज निकालना है, मतलब t0 का फेज निकालना है। फेज में t को 0 डाल दो। अब इस फेज में t को 0 डालोगे तो आएगा -kx+5, ये इनिशियल फेज है। फाई इनिशियल फेज नहीं है। और तो ये सर फाई इनिशियल क्या फेज है? किसका है? ऑफ, हाँ वो तो बाद में देखेंगे ना, अभी जो देखा उसमें ध्यान नहीं। ये इनिशियल फेज किसका है? ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू x। तो ये फेज किसका है? ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू x एंड t इज इक्वल टू। अब मुझे इनिशियल फेज चाहिए है ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिन में जो पार्टिकल है उसका इनिशियल फेज चाहिए वो। x इज इक्वल टू 0 जो ओमेगा पार्टिकल है t प्लस उसका मुझे फाई। इनिशियल फेज चाहिए। इनिशियल फेज चाहिए, इनिशियल का हाँ मतलब हाँ, t इज इक्वल टू 0 पे फाई होगा। इनिशियल मतलब टाइम 0, और ओरिजिन वाला पार्टिकल का x 0 होगा। इनिशियल फेज कितना आ जाएगा? 5। तो 5 क्या है? जो ओरिजिन पे पार्टिकल है उसका इनिशियल फेज। बाकी अलग अलग पार्टिकल का इनिशियल फेज अलग अलग होगा, तो कोई भी जनरल का इनिशियल फेज ये होगा। किसी को कोई डाउट है? अब याद है हम लोगों ने वेव का इक्वेशन निकाला था। अगर मुझे फंक्शन ऑफ टाइम का कुछ भी इक्वेशन गिवन है ना, उससे वेव का इक्वेशन कैसे आ जाता था? टी की जगह t-x/v डाल देते थे तो वेव का इक्वेशन आ जाता था। और फंक्शन ऑफ x है तो उससे वेव का इक्वेशन कैसे आता था? x के जगह x-vt डाल देते थे तो वेव का इक्वेशन आ जाता है, वो भी ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन। तो ना ट्रैवलिंग वेव के जो इक्वेशन होगा ना उसमें हमेशा x और t एक दूसरे के साथ लीनियरली रिलेटेड होंगे। ट्रैवलिंग वेव के इक्वेशन में हमेशा x और t एक दूसरे के साथ लीनियरली रिलेटेड होंगे। जैसे कि ये वाला इक्वेशन, अब यहाँ पे देखो x और t एक दूसरे के साथ लीनियरली रिलेटेड है, तो फिर ये ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है। और ये स्पेशल ट्रैवलिंग वेव है, ये साइनोसोइडल ट्रैवलिंग वेव है। हम लोग डिटेल में तो यही पढ़ते हैं, पर ऐसा नहीं कि ट्रैवलिंग वेव हमेशा साइनोसोइडल होता है, वो कैसा भी हो सकता है। अब वो ट्रैवलिंग वेव है कि नहीं उसको कैसे चेक करते हैं? बस ये देखना है कि x और t एक दूसरे के साथ लीनियरली रिलेटेड है कि नहीं। जैसे y इज इक्वल टू log ऑफ ax प्लस bt। अब देखो यहाँ पे भी x और t
दूसरे के साथ लीनियरली रिलेटेड है, तो ये भी ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन होगा। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी, यहाँ पे भी x और t एक दूसरे के साथ लीनियरली रिलेटेड है, तो ये भी ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन होगा। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये देखो, ये लीनियरली रिलेटेड नहीं है, तो ये ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन नहीं होगा। ये सब होंगे, कभी भी x और t एक दूसरे के साथ लीनियर रिलेटेड होगा, वो हमारा हमेशा ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन होगा। y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x और t एक दूसरे के साथ लीनियरली रिलेटेड है, तो ये भी ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है, सिर्फ एक दूसरे के साथ लीनियरली रिलेटेड है। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग में वेव जनरेट होता है, जो स्पीड है ना, वो इस फॉर्मूले से आता है, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, जहाँ पे टी जो है वो स्ट्रिंग टेंशन है और जो म्यू है वो है मास पर यूनिट लेंथ, केजी पर मीटर। और ये जो स्पीड आता है ना, ये याद रखना, ये स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम आता है, विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग आता है। सर इसके पहले जो हम लोग ने वेव का वेलोसिटी निकाला था वो विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नहीं था ना, ओमेगा बाय के वाला? नहीं, वेव का वेलोसिटी वो भी वो यही है, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ही है वो भी ये। और यहाँ से अगर मैं टी निकालूंगा ना, तो टी आ जाएगा म्यू वी स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला याद रखना। हो गया? हाँ सर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो थोड़ा सा गंदा है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक मैंने ऑलरेडी किसी बैच में पढ़ाया, तो उसमें बहुत लिखना पड़ता है, तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो बस नोट कर ले। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग वेव। स्ट्रिंग वेव में एनर्जी, स्ट्रिंग वेव में क्या होता है, एनर्जी आगे जाता है,
आगे जाता है तो सबके पास एनर्जी होगा। सारे पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करते हैं, ऊपर नीचे मूव करते हैं तो मूव कर रहे हैं तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। और स्ट्रिंग का शेप हो रहा है, स्ट्रिंग पहले ऐसे एकदम फ्लैट था, फिर ऐसे ऐसे हो रहा है, अब शेप चेंज हो रहा है तो वो स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। यहाँ पे एलिमेंट के पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है, और ये एनर्जी आगे भी जाता है, तो किस रेट से आगे जा रहा है वो निकालेंगे। यहाँ पे 3 चीज पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड पावर। पावर मतलब किस रेट से एनर्जी आगे जा रहा है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये दोनों वेव के लिए वैलिड है, ट्रैवलिंग के लिए भी वैलिड है और स्टैंडिंग के लिए भी वैलिड है। ये डेरिवेशन थोड़ा सा गंदा है, बट आपको डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं है, फाइनल फॉर्मूला याद रख लेना, वो भी याद नहीं रखोगे तो भी काम चल जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ उसमें। अब इसमें सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है कि जो स्ट्रिंग वेव है ना उसका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है, और ये अप्रोक्सीमेशन हमारा हमेशा होता है, पूरे चैप्टर में हमारा ये अप्रोक्सीमेशन है कि एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है। तो सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो ये स्ट्रिंग है, इसमें ये वेव जा रहा है, हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं जिसका लेंथ dx है और उसका काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। अब ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ऐसे चेंज कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट y है, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वेलोसिटी आ जाएगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ इंटू इसका मास जो कि हो जाएगा म्यू इंटू dx इंटू इसका v स्क्वायर जो कि डेल y बाय डेल t। तो इस एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर। बस यहाँ पे dx को ले जाके वहां डिवाइड कर दिया तो डेल k बाय डेल x आ गया हाफ में v स्क्वायर। ये कॉपी कर लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। सर वो हम लोग ने अप्रोक्सीमेशन लिया कि एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल है ना, तो उसका यूज किधर हुआ वो समझ में। वो आगे जाके यूज होगा, बट वो अप्रोक्सीमेशन हमेशा होता है। सो स्टैंडिंग वेव क्या है? वो अभी आएगा लास्ट टॉपिक। ठीक है सर। ये कॉपी हो जाएगा तो बोल देना। हाँ सर हो गया था। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। ये थोड़ा सा गंदा है, समझोगे तो समझ में आएगा। ये स्ट्रिंग है, ये एलिमेंट है हमारा। देखो ये एलिमेंट पहले तो इतना लेंथ था इसका, बाद में इसका लेंथ इतना हो गया, तो यहाँ से दिख रहा है कि इसका लेंथ जो है ये स्ट्रेच हो गया, मतलब इसका लेंथ बढ़ गया। अब ये स्ट्रेच हुआ है तो फिर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, तो वही निकालना है कि इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। अब ये एलिमेंट का लेंथ
dx था, मतलब जब ये नॉर्मल लेंथ का था तो इसका लेंथ dx था। ये जनरल जनरल एलिमेंट है तो इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जनरल y डिस्प्लेसमेंट है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट y है तो इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा कितना dy होगा, तो ये एक्स्ट्रा कितना डिस्प्लेस होगा dy। और ये जो लेंथ है इसको हम लोग ds मान लेते हैं। यहाँ पे एक ट्राइंगल है जिसमें ये लेंथ dx है, ये लेंथ dy है और ये लेंथ ds है। तो ये ट्राइंगल को मैंने जूम करके बना दिया। ठीक, अब ये ट्राइंगल है, इसमें मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ तो dx आ गया। इससे मैंने dx को बाहर निकाल लिया तो ये आ गया। इसमें अंडर रूट को पावर हाफ लिख दिया। अब हमने एक अप्रोक्सीमेशन किया, माना है कि इसका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा, मतलब वेव ना हम लोग तो ऐसे बनाते हैं बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, उसका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होता है। ये चीज वेव का क्या बताता है? डेल वाई बाय डेल एक्स वेव का क्या बताता है? स्लोप। हाँ, स्लोप बताता है। अब एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है तो ऐसा कुछ वेव होगा। अब इसका स्लोप देखोगे ना, हर जगह स्लोप बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? लगभग सेम ही आएगा। बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? छोटा आएगा। स्लोप भी बहुत छोटा है। स्लोप छोटा है मतलब ये टर्म बहुत छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे। 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज 1 प्लस एन एक्स, तो ये हाफ अंदर चला जाएगा। ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, मेरा ये आ गया। अब dx को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर एक LHS में ले जाऊंगा तो ds माइनस dx वैल्यू ये आता है। मैंने यहाँ पे dx ब्रैकेट ओपन कर दिया और dx को लेफ्ट में ले गया तो ds dx का वैल्यू मेरा ये आ गया। अब ये जो एलिमेंट था ना, इसका पहले लेंथ dx था, बाद में इसका लेंथ ds हो गया, तो ये चीज क्या आया, इसका लेंथ कितना बढ़ा, कितना इंक्रीज हुआ, लेंथ हमारा इतना आ गया। ये बात नहीं कर लेना, पहले सोचो। अब अब इस एलिमेंट पे टेंशन फोर्स लग रहा है, इसी की वजह से ये स्ट्रेच हो रहा है। तो हम लोग निकालेंगे कि टेंशन इसका लेंथ को इंक्रीज करने में कितना वर्क डन किया। तो टेंशन टी लगा है, इसका लेंथ पहले dx था, बाद में ds हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ ds माइनस dx। तो टेंशन इसका लेंथ को इंक्रीज करने में इतना वर्क डन कर रहा है, और ये जो वर्क डन करेगा यही इसके पास इन फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगा। रेंज एनर्जी इतना स्टोर हो जाएगा। ds माइनस dx का वैल्यू यहाँ से डाल दिया, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आ गया, फिर dx को डिवाइड कर दिया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। कॉपी कर लो, किसी को कोई भी डाउट पूछ लो। डेरिवेशन आप लोगों को ऐसा जानना जरूरी नहीं है, फिर भी सर मतलब वो जो छोटा एलिमेंट है उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है ना पहले से, और हमेशा इंक्रीज ही ऐसा होगा। नहीं है इंक्रीज ही, नहीं ऐसा नहीं है ये फिगर में। हाँ, अगर मीन पोजीशन से देखोगे तो हमें हर जगह ज्यादा ही होगा, बट डिपेंड करेगा कि वो कहाँ से कहाँ गया है।
कॉपी हो जाएगा तो बोल देना। सर ड्यू बाई एक्स पावर है ना? नहीं, पावर नहीं। और डी बाई डी एक्स का ये तुमको मतलब ये हमें याद रखना नहीं है। डी यू क्या, बस ये याद रखो। डी यू क्या है, वो इस वाला जो लेंथ का एलिमेंट है उसका पोटेंशियल एनर्जी। कॉपी हो गया। हाँ सर। हाँ सर। तो हमने एलिमेंट का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग पावर निकालेंगे। पावर कैसे निकालेंगे? पावर का बेसिक फॉर्मूला में पता है, एफ डॉट वी होता है। तो अब कोई भी एक पार्टिकल लेते हैं जो कि एक्स इज इक्वल एक्स पे, उस पे जो फोर्स लगेगा वो टेंशन लग रहा है ऐसे, और इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, डेल वाई बाई डेल टी वेलोसिटी देगा। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका एंगल मान लेते कि थीटा है, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, और ये पूरा 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो इस पार्टिकल के थ्रू जो पावर आएगा वो आएगा एफ डॉट वी। एफ मतलब टेंजेंट, वी मतलब इसका वेलोसिटी, और डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा में थीटा जो होगा वो इन दोनों के बीच का एंगल होगा, जो कि 9 प्लस थीटा है, तो कॉस 90 प्लस थीटा आएगा। कॉस 90 प्लस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन। अब हम लोगों का एक अप्रोक्सीमेशन है कि एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है तो साइन, तो स्लोप भी बहुत छोटा होगा, तो थीटा भी बहुत छोटा होगा, तो साइन थीटा को टेन थीटा मान के डेल वाई बाय डेल एक्स लिख सकते हैं। तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा मान डेल वाई बाय डेल एक्स लिख दिया। तो ये हमारा पावर आ गया। और ये पावर क्या बता रहा है? इस पार्टिकल के थ्रू किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है आगे।
कॉपी हो जाएगा तो बोल देना, किसी को कोई डाउट है तो पूछ। हाँ सर, हो गया। हो गया, तो ये एक साथ लिख लो, वो तो मैंने डिराइव किया था, बट ये फॉर्मूला है, ये आप लोग याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि इसका जरूरत नहीं पड़ता है जनरली, बट याद रखने तो फायदा रहेगा, काफी तो फायदा होगा। हाँ सर। अब ना ये जो हमारा आया पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पावर, इसमें डेल वाई बाय डेल टी का टर्म आ रहा है, डेल वाई बाय डेल एक्स का टर्म आ रहा है। अब हम लोग सिर्फ ट्रैवलिंग वेव के लिए पढ़ेंगे। ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन ऐसा होता है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। यहाँ से हम लोग डेल वाई बाय डेल एक्स निकालेंगे, डेल वाई बाय डेल निकालेंगे और उसका वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो वो डिफरेंशिएट करके तुम लोग खुद से करके देख लेना। वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद इतना इतना आ जाएगा, डेल वाई बाय डेल एक्स इतना, डी के बाई डी एक्स इतना आएगा, डी यू बाई डी एक्स इतना आएगा और पावर इतना आएगा। अब डी के बाई डी एक्स अगर मुझे पता है तो मैं डी एक्स को उधर ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा डी के आ जाएगा, फिर मैं डी टी से डिवाइड कर दूंगा। और डी एक्स बाई डी टी क्या देगा पता है? वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव देगा, तो फिर ये v का एक टर्म आ जाएगा। तो डी के बाई डी एक्स से डी के बाई डी टी ऐसे है, डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, डी टी से डिवाइड कर दिया तो वेलोसिटी का टर्म आ जाएगा। तो एक बात कर लेना, पहले सुन लो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। सर अब ये जो हमारा पावर है ना, हाँ बोलो। सर आपने बोला था ना कि वो डी डी के बाई डी टी में हमने डी के बाई डी एक्स में डाल करके आपने कुछ स्टोर किया जिससे ये आया। मैंने ये जो dx यहाँ डिवाइड होता है ना, उसको वहां लेके मल्टीप्लाई कर प्राइम से डिवाइड कर दी।
हाँ ठीक है सर। अब ये जो मेरा पावर है ना, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। देखो ये पावर एक्स अलग अलग पार्टिकल का अलग होगा और एक ही पार्टिकल का अलग अलग टाइम पे भी अलग अलग होगा, वेरी करेगा। अब हम लोग इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो तुम लोगों को पता होगा कि कॉस स्क्वायर का जो एवरेज वैल्यू होता है वो होता है हाफ। यहाँ से हमारा एवरेज पावर आ गया, इसका एवरेज वैल्यू हाफ हो जाएगा, तो ये हमारा एवरेज पावर। सर इसमें जो आपने इंस्टेंटेनियस पावर लिखा हुआ है, तो वो तो टोटल एनर्जी को डिफरेंशिएट किया ना आपने, मतलब डी बाई डी टी, ये मतलब टोटल एनर्जी ना। नहीं इसके ठीक है, मैंने पावर का फुल ड्राइव किया ना। अच्छा ऐसे कि हाँ हाँ ठीक है। उसमें डेल वाई बाई डेल एक्स, और ये पावर बता के ये एनर्जी का डिफरेंशिएशन नहीं है, ये बता रहा है कि किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो वो जो एक एनर्जी है particular वो particle, टोटल एनर्जी अभी हम लोग रहेगा। power- मैं अभी बताऊंगा, अभी करेंगे, पहले इतना कॉपी कर लूं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? अब कॉपी बाद में करना, पहले सुनो। ये हमारा एवरेज पावर आ गया। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो आ रहा है एलिमेंट का वो देखो, और एक एलिमेंट का जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो देखो। ये देखो दोनों सेम टर्म आ रहा है। तो ट्रैवलिंग वेव में ना कोई भी एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इक्वल होता है। और इसे ट्रैवलिंग साइनोसॉइडल वेव ले, स्टैंडिंग के लिए नहीं। अभी हम लोग जो डिराइव करना सिर्फ ट्रैवलिंग करते हैं, हो सके तो ये याद रख लेना। और ये कैसे ये काम करेंगे, लिख लो कॉपी करने में जरा। अब हम लोग ये स्ट्रिंग वेव है, इसमें पार्टिकल ऐसे चिम करता है। जो पार्टिकल ना यहाँ पे होता है एक्सट्रीम पोजीशन में, उसका फेस कितना होता है? तो पार्टिकल यहाँ पे होता है एक्सट्रीम पोजीशन में एसएचएम के दौरान, उसका फेस कितना होता है? पाई बाई टू। पाई बाई 2 होता है एसएचएम में एक्सट्रीम पोजीशन का फेस तुम लोगों को आना पड़ेगा, फेस बहुत important चीज है। पाई बाई 2 होता है फेस मतलब ये पूरा ओमेगा टी वाला टर्म। अब इसका वैल्यू अगर मैं पाई बाई 2 डालूंगा यहाँ पे, तो cos पाई बाई 2 जीरो होता है, तो ये टर्म भी जीरो आ जाएगा। यहाँ पे भी cos पाई बाई 2 जीरो होता है, ये टर्म भी जीरो आ जाएगा। और ये भी cos पाई बाई 2 जीरो होता है, तो ये टर्म भी जीरो आ जाएगा। तो इस एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा, और इसके थ्रू पावर भी जीरो आ जाएगा। बट तब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन में, तो जो भी अपने एक्सट्रीम पोजीशन में होता है उसका काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होता है, और पावर भी जीरो होता है। इसको ऐसे भी बोल सकता है, एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी कितना होता है? ए ओमेगा। मेन पोजीशन में होता है एसएचएम में, एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी कितना होता है? ए ओमेगा तो मेन पोजीशन में होता नहीं सॉरी जीरो रहेगा। हाँ है, जीरो रहता है। एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा। और ये जब अपना एक्सट्रीम पोजीशन में होगा ना, उस समय ये एलिमेंट यहाँ पे पहुंच गया ऐसे। देखो ये यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल है, तो उसका कोई लेंथ नहीं बढ़ रहा है। लेंथ नहीं बढ़ रहा है तो उसके पास कोई पोटेंशियल स्टोर नहीं होगा। पावर तो फॉर्मूले से समझ में आएगा।
सो वो लेंथ तो मतलब बढ़ेगा ना, क्योंकि उसके जस्ट पहले वाले एलिमेंट का लेंथ मतलब कम होगा ना उससे, उसके पहले तभी वाले एलिमेंट का उसको कम है, फेंकना ज्यादा पड़ता उससे है। मतलब नहीं है। इस एलिमेंट का नहीं पड़ रहा है, तुम ऐसे वर्टिकल लाइन बना देख लो, पहले लेंथ इतना था, बाद में भी लेंथ इतना ही है, और एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है ना दोनों साइड। हाँ सर। अब मीन पोजीशन में वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। मीन पोजीशन का फेज जीरो होता है, ये सारा ओमेगा टी वाला वैल्यू जीरो आएगा, तो ये कॉस भी वन आ जाएगा, ये कॉस भी वन आ जाएगा, पावर वाला कॉस भी वन आ जाएगा। और वन आ रहा, जो कॉस का वन वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी भी सबसे ज्यादा है, और इसके थ्रू पावर भी सबसे ज्यादा ट्रांसफर होता है। तो जो टिपिकल मीन पोजीशन में होता है उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा है, ऐसे फिगर से दिखेगा। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, तो प्रथमेश माइक ऑफ कर दो ना, तो ठीक हो रहा हाँ है। सर। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, इसका लेंथ पहले इतना था, बाद में लेंथ इतना हो गया, तो ये सबसे ज्यादा एलोंगेट हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, तो इसके पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल है जो स्टोर हो रहा है, और इसके थ्रू पावर भी सबसे ज्यादा ट्रांसफर। ठीक है, तो ये सब कॉपी कर लो, आप लोगों को सब याद नहीं रखना है, सिर्फ अगर सब मिनिमम ये तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, ये जो डबल टिक किया हुआ है, और उससे ये फिगर याद रख लो, बाकी जितना भी पढ़ा है कुछ मत याद रखो, ये डबल टिक वाले दोनों याद कर लो, सब कॉपी कर लो। सर वो जो मतलब अपने जो पार्टिकल बताया जिसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैसे, वो एक बार बताइए ना। ऐसे चल कर रहा है, मीन पोजीशन में वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगा। हाँ 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 सर। ठीक है, तो ये कॉपी उनसे बोल देना। सर वो पार्ट बाय पार्ट जूम करिए ना थोड़ा। क्या पार्ट बाय पार्ट? ये जूम तुम कर लो, मोबाइल में भी जूम होता है, लैपटॉप में भी जूम होता है।
तो अभी जेपीएन सर क्या करा रहे तुम लोगों को? करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे सर। ओके, इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी खत्म, ग्रेविटेशन भी हो गया। दोनों हो गया सर। दोनों खत्म हो गए सर। ठीक है।